एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम एक्यूरेसी का गेम है। एक्यूरेट आंसर मीन्स आपको जो आता है वो 100% आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 80% भी सिलेबस अच्छे से कवर किया है, 80 to 90%, तो आपने उसमें अपना 100% एफर्ट डाला है, पूरी मेहनत की है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। ठीक है, उसी के लिए अपन थोड़ा सा स्लो स्टडी कर रहे हैं। स्लो मीन्स नॉलेज ज्यादा, शॉर्टकट कम, यानी कि अपन शॉर्टकट कोई नहीं ले रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज्यादा अपन सीखने की कोशिश करें नई चीजें जानने की, उसी में नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF। अभी इसका मार्केट बना नहीं है इंडिया में उतना खास, न्यू प्रोडक्ट है। अब देखिए क्या है, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वो इन्वेस्ट करते हैं वेरियस एसेट्स क्लास, रियल एस्टेट, प्राइवेट कंपनीज, कमोडिटीज, अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये ऐसे अल्टरनेट टिपिकली हैं जो एक्सक्लूड होते हैं लिस्टिंग इक्विटी से, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से, फिक्स डिपॉजिट से, या अदर कलेक्टिव स्कीम से। इसका एक लाइन में अगर आप मतलब समझोगे, AIF मीन्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स या सिक्योरिटीज, जिसकी बात अपन ने की है, ठीक है, वो नहीं होते इसमें। AIF को डिफाइन किया गया सिक्योरिटीज से भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के तहत। प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 करोड़ होता है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट काम करते हैं, और अ कंपनी, और अ बॉडी कॉर्पोरेट, और LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर बाई रेगुलेशन ऑफ सेबी गवर्निंग फंड मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर कमिंग अंडर रेगुलेशन ऑफ एनी IRDA, PFRDA, RBI, इसके भी अंडर नहीं। सेबी ने कैटेगराइज किया AIF को 3 कैटेगरी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से, ये तो आता ही आता है, कुछ आए या मत आए, AIF पूछता है। तो कैटेगरी 1 होता है स्टार्टअप। ऐसे AIF जो स्टार्टअप, अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल वेंचर्स, SME और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर एरिया विच गवर्नमेंट और रेगुलेटरी कंसीडर एज सोशली और इकोनॉमिकल डिजायरेबल। सोशली इकोनॉमिकल जरूरत है स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज वेंचर में, सोशल वेंचर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन यह सोशल और इकोनॉमिक डिजायर, इंक्लूडिंग वेंचर कैपिटल फंड लाइक एंजल, SME फंड, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सोशल सोशल बहुत यूज हुआ है, तो याद रखना सोशल मीन्स कैटेगरी 1। सोशल, सॉरी, सेकेंड कैटेगरी 3 है डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इंक्लूडिंग यूज ऑफ लीवरेज एंड डेरिवेटिव, हेज फंड, पाइप फंड, आर रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 3, हेज एंड पाइप। ठीक है, PIP, इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये कैटेगरी 3 मीन्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। कैटेगरी 2 में कौन आते हैं, जो कैटेगरी 1 और 3 में नहीं आते हैं, डस नॉट इंक्लूड। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फंड, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी फंड, डिस्ट्रेस असेट्स, ये आते हैं कैटेगरी 2। ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 में से एक नंबर तो मैंने बता दिया, इसमें से गलत तो होना भी नहीं चाहिए। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कौन होते हैं, जैसे आप रिसर्च एनालिस्ट हैं वैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं। ठीक है, आपकी नीड के अनुसार, आपके टाइम ओरिजिन्स के अनुसार, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके अनुसार आपके फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, विच दे हेल्प इन्वेस्टर डिफाइन देयर फिनेंशियल गोल एंड प्रपोज अप्रोप्रिएट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू मीट दिस गोल। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, IA जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है EPF। देखो ये चैप्टर लगता है कि क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, EPF इज अ स्कीम जो प्रोवाइड करता है रिटायरमेंट बेनिफिट। 12% आप दोगे बेसिक सैलरी का, 12% एम्प्लॉयज की सैलरी से, दोनों देंगे, एम्प्लॉयर भी देगा, एम्प्लॉय भी देगा, 12 + 12%। ठीक है, सैलरी का 100 रुपए, तो 12 रुपया ये देगा, 12 ये देगा। ठीक है,
और ये डिपॉजिट होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ठीक है। और ये प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको डबल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको खुद नहीं पता है। क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। द फंड इन्वेस्ट इन डेब्ट सिक्योरिटी, डेब्ट यानी कि डेब्ट, डेब्ट समझ गए? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर 2 को रिवाइज किया, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पता होगा आपको। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयज कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से एसेट्स में करना है आपको। एम्प्लॉय डू नॉट हैव एनी सी, कुछ नहीं कर सकते। वो ईपीएफओ डिसाइड करेगा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना फिक्स मिलते रहे। नेक्स्ट है एनपीएस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट टू स्कीम ऑन मैच्योरिटी। ठीक है। एन्यूटी प्रोडक्ट्स में ज्यादा होते हैं। accumulate in scheme can be used to buy annuity products. Subscriber who also have option to partially withdraw the fund at maturity. ठीक है। मैच्योरिटी में पार्सली विड्रॉल होता है। कॉर्पोरेट एनपीएस कैन बी ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर इन एडिशन टू देयर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है। एनपीएस ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ फंड, बेनिफिशियरी कैन रूट इट टू द फंड ऑफ देयर चॉइस, आप अपने फंड की चॉइस भी कर सकते हैं। फिर होते हैं फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या होता है कि वेल्थ ऑफ वेल्दी फैमिली, अमीरों के पैसे, बहुत अमीर हो तो आपके आपको एक एक ऑफिस रखना पड़ेगा जो आपके पूरे फैमिली के वेल्थ को मैनेज करेंगे, आपके एक्सपेंस को मैनेज करेंगे, ई स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग को भी मैनेज करते हैं, डे टू डे अकाउंटिंग होती है। वेंडर्स, ड्राइवर, हाउस होल्ड स्टाफ। ठीक है। बड़े स्टाफ, बड़ी फैमिली सोच लो, यहाँ देश में कौन इतनी बड़ी फैमिली होगी कि उनको ऐसा रखना पड़ता है। ठीक है। कुछ सिंगल फैमिली ऑफिस होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी फैमिली। मीन्स मल्टी फैमिली का मतलब है कि हैंडल करते फिनेंस ऑफ मल्टीपल फैमिली, एक फैमिली नहीं और ज्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, क्या होता है कि कॉर्पोरेट सरप्लस फंड होता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के पास बहुत बड़ा सरप्लस होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आइडल ना पड़ा रहे पैसा, तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसे ट्रेजरी में लगाते हैं। ठीक है। ट्रेजरी में। ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेट रहते हैं जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, ट्रेजरी में लगाते हैं सरप्लस फंड को। ठीक है। उनकी एक ट्रेजरी टीम होती है जो हैंडल करती है, सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनीज। ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेजरी लार्ज साइज की होती है। स्मॉलर बिजनेस क्या करते हैं, अपने फंड को म्यूचुअल फंड में पार्क करते हैं। बड़ी फैमिलीज क्या करती है, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट ट्रेजरी उनकी टीम भी होती है। ठीक है। बहुत इजी। फिर रिटेल पार्टिसिपेंट, अपन जानते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट यानी 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट, हु बाय और सेल सिक्योरिटी फॉर पर्सनल अकाउंट, अपने खुद के यूज के लिए। ठीक है। एक होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा HNI आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन मार्केट। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनको भी इजाजत दी है कि आप इन्वेस्ट कर। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। देखो, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो ना, थोड़ी मेहनत करो, हर एक पॉइंट को समझो कि एग्जाम में आए। तो बॉस ये चीज मैंने पढ़ा है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए मुझसे गलती नहीं होगी। अगर ये सोच के चलोगे, ट्रस्ट में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। ठीक है। फिर होते प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विस फर्म। ठीक है। प्रॉक्सी एडवाइजर एडवाइज इन्वेस्टर इन रिलेशन टू एक्सरसाइज द राइट इन द कंपनी इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन पब्लिक ऑफर, वोटिंग रिकमेंडेशन ऑन एजेंडा। इन्वेस्टर को नहीं पता होता कि शेयर होल्डर्स के अनाउंसमेंट में क्या करना है, एनालाइज करना। ठीक है। तो प्रॉक्सी एडवाइजर एनालाइज करते हैं वोटिंग प्रपोजल, और वो कितना काम करेगा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और सजेस्ट करते हैं क्या कैसा वोट करना है। ठीक है। प्रॉक्सी एडवाइजर को टिपिकली इंगेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एडवाइज देम ऑन मैटर दैट कम टू वोटिंग। ठीक है। वोटिंग के राइट में प्रॉक्सी एडवाइजर रखते हैं। ठीक। देखो यहां से भी क्वेश्चन आया था प्रॉक्सी वाला। ठीक है। और नेक्स्ट है काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, आप मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हो कैसे हो गए।
देखो कैश ट्रांजेक्शन होता है T+0 डेज। क्या मतलब? कैश ट्रांजेक्शन आप और हम सब सभी करते हैं। एक तरफ अपन ने सामान खरीदा और पैसे दे दिए, वो हो गया कैश रेट T+0 डेज। ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेटल्ड होते हैं 2 to 3 डेज। आज आपने ट्रेड किया तो 2 से 3 दिन में आपको स्टॉक मिलता है, आपके डीमेट में आता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे T+1 डेज के सेटलमेंट साइकिल में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? ग्रोसरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो अपन मार्केट से खरीदते हैं। टर्म डेज का मतलब है एक दिन बाद पेमेंट एंड डिलीवरी होगी नेक्स्ट डे, T+1। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो T+1 बेसिस पे होता है। फिर होता है स्पॉट सेटलमेंट एंड पेमेंट ऑकर ऑन स्पॉट डे, 2 बिजनेस डेज के बाद, 2 बिजनेस दिन के बाद। इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट। ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बाय डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन। ये याद रखिएगा कौन से ट्रेड के एग्जांपल स्पॉट में दिए हैं, किस में दिए टॉम और किस में दिए कैश। आता है कभी कभार। इजी क्वेश्चंस लेकिन कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे अगर आपने थोड़ा भी लाइटली इसको स्टडी किया होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। और प्लीज थोड़े बहुत नोट्स बना लो यार, मेहनत कर लो। ठीक है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि मैं और आप मिलके कॉन्ट्रैक्ट करो, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन होता है ये। ठीक है। इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। प्राइस, क्वांटिटी, डेट ऑफ डिलीवरी, ये सब दो पार्टीज मिल के निगोशिएट करते हैं। ठीक है। तो वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, OTC होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है? कि काउंटर पार्टी कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है। एक और चीज बताता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्यूचर। फ्यूचर कॉन क्या होता है? एक एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? एक्सचेंज, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, क्वालिटी, टर्म ऑफ डिलीवरी होती है। डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी, ये सब बातें उसमें लिखी है। और सेटलमेंट की गारंटी कौन लेता है यहाँ पे? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेटलमेंट गारंटी। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ऑन वेराइटी ऑफ असेट इंक्लूडिंग इक्विटी एंड इक्विटी इंडाइसेस, कमोडिटी, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली अपन जो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो फ्यूचर में ही करते हैं, फॉरवर्ड में शायद ही कोई करता हो। ठीक है। फिर देखो, फ्यूचर आपको समझ में आ गया। ऑप्शन, ऑप्शन से कभी क्वेश्चन रियली हो सकता है आ जाए, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। आपको राइट मिलता है, आप जब ऑप्शन खरीदते हैं ना तो अपने को राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट। ठीक है। जो बायर या होल्डर ऑप्शन ऑप्शन प्रीमियम पे करता है, पे द प्रीमियम, उसे राइट मिलता है। और राइटर कौन होता है? जो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है। अगर बायर एक्सरसाइज किया तो आपको ऑब्लिगेशन है, आपको सेल और बाय अंडरलाइन करनी है। ठीक है। कॉल, कॉल क्या है? कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। एट गिवन प्राइस और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। पुट बाय क्या करता है? बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी। इसके याद कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है। पुट में आपको राइट मिलता है लेकिन सेल करने का, कॉल में राइट मिलता है लेकिन बाय करने का, स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्वैप से क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्टीज के बीच में होता है। स्वैप इज अ फाइनेंशियल मार्केट, इन द फाइनेंशियल मार्केट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट made between two party to exchange cash flow in the future according to pre-arranged formula. Swap help market participant manage risk associated with volatile interest rate, currency rate and commodity price. ठीक है। स्वैप किसमें हेल्प करता है? मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएट विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट एंड कमोडिटी प्राइस। ठीक है।
किसमें हेल्प करता है ये याद रखना। और एक्सचेंज होता है कैश फ्लो इन प्री अरेंज फॉर्म। ठीक है, तो देखो, वो एग्जांपल दिया है, बोरोवर हैज पे क्वार्टरली इंटरेस्ट विच इज डिफाइंड एज ट्रेजरी बिल रेट ऑन डेट प्लस अ स्प्रेड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पेमेंट मीन्स एक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो बोरोवर विल डिपेंड ऑन ट्रेजरी बिल रेट विच बी ऑन डेट ऑफ ईच सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो क्या करता है बोरोवर, पे अ फिक्स रेट टू स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, रिसीव दी ट्रेजरी बिल प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। तो क्या होता है, वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है हाई वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट से, करेंसी रेट से, या कमोडिटीज प्राइस से। इसे याद कर लो, आता ही आता है। एक पार्टी क्या करती है स्वैप में, वन पार्टी पे अ फिक्स रेट ऑफ और रिसीव अ फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिक्स रेट देती है और फ्लोटिंग रेट रिसीव कर लेती है, तो उनका जो जो उनका इंटरेस्ट यानी कि जो रिस्क होता है वो मिटिगेट। ठीक है, ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। ट्रेडिंग मीन्स स्पेक्यूलेटिंग, यानी कि आपको लगता है आप बहुत एनालिसिस कर रहे हो, बैठे हो दिन भर मेहनत कर रहे हो, आप मार्केट में ये देख रहे हो कि ये स्टॉक बहुत तेजी से या ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, कोई न्यूज आने वाली है, तो स्पेक्यूलेट। जिसको पता है कि इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो मैं बहुत अच्छे पैसे बना सकता हूँ, तो ट्रेडर कहलाते हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। हेजिंग क्या होता है, कि मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, हेजिंग सेकंड वर्ड, कि मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और मैं चाहता हूं कि बड़ा, कोई बड़ा मार्केट में गिरावट या गिरावट आए, अप डाउन कुछ आए, तो मैं अपनी जो पोर्टफोलियो उसको प्रोटेक्ट कर सकूं, तो वो क्या करते हैं, हेज करते हैं अपनी पोजीशन। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे इंश्योरेंस खरीद लिए, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हेज कर लिए, फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप ऑप्शन यूज कर लिए। ठीक है, आर्बिट्राज क्या होता है, देखो आर्बिट्राज होता है, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन का यूज फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो मैक्सिमम हेजिंग के पर्पज से किया जाता है। आर्बिट्राज क्या होता है, कि एक मार्केट में कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है, सेम चीज दूसरे मार्केट में महंगी मिल रही है, तो अपन क्या करते हैं, सस्ते मार्केट से खरीदते हैं जहां पे प्राइस कम हो और महंगे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो जो डिफरेंस होता है दोनों के प्राइस के बीच का, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हम बाय सेल तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इसको अपन इग्नोर। और आर्बिट्राज ऐसा नहीं है कि अभी अभी आप चाहे और अभी आपने कर लिया, उसमें भी मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत इतने इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगा कि एनएससी में प्राइस किसी का कम दिख रहा है और बीएससी में किसी का प्राइस ज्यादा दिख रहा है या वाइस वर्सा हो रहा है। ठीक है, ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ही मिलेगी। ठीक है, ये होता है आर्बिट्राज, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव को अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आर्बिट्राज से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर होता है प्लेजिंग ऑफ शेयर। प्लेज मीन्स क्या होता है, गिरवी रखते हैं अपन और लोन लेते हैं, सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर जो गिरवी रखता है वो प्लेजर कहलाता है, प्लेज करता है वो प्लेजर। और जो इंसान प्लेजर उसके अगेंस्ट लोन देता है उसको बोलते हैं प्लेजी। ठीक है, सिक्योरिटी हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट प्लेस्ड और हाइपोथेकेट टू अवेलेबल लोन और क्रेडिट फैसिलिटी। और ये जो सिक्योरिटीज हैं वो डीमेट फॉर्म में होती, प्लेज होती है। ठीक है, प्लेजर के डीमेट अकाउंट में ही रहेगी और ब्लॉक रहेगी, सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर ट्रांजेक्शन, कहीं दूसरी जगह यूज नहीं। प्लेज सिक्योरिटी कैन बी अनप्लेज वंस ऑब्लिगेशन अंडर प्लेज आर फुलफिल। ठीक है, ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल होता है तो अनप्लेज होगा। अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो प्लेजी जो है, प्लेजी मीन्स जिससे आपने उधार लिया, वो आपके शेयर्स को सेल कर देगा, इन्वोक कर देगा, इन्वोक बोला जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, इन्वोक। बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आने वाले टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अगर प्लान किए हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी आप सर्टिफिकेट लोगे, एनआईएसएम एक्स से करोगे, तो ये इस कोर्स को बहुत सीरियसली और सिंसियरली लेना, आप एक पॉइंट भी मत छोड़ना। इवन आप अगर पीएमएस का भी कोर्स सोच रहे हो, पीएमएस, XXIA। ठीक है,
तो वहां भी बहुत सारे इन सब से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको स्टडी दोबारा करना ही पड़ेगी। तो एक बार पढ़ लो, काम आएगा। फिर होता है डीमेट और रीमेट। डीमेट और रीमेट क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन, कि आपने डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू होल्डिंग इन बुक एंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है। डीमेट फॉर्म में इन्वेस्टर शेयर आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर शेयर, दे शेयर डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, इनका नहीं होता, फोलियो नंबर नहीं होता, सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता। ठीक है। सेबी रेगुलेशन रिक्वायर कंपनी मेकिंग मेकिंग पब्लिक इशू, तो उनको आपको डीमेट में ही देना है इन्वेस्टर। ठीक है, डीमेट के ही फॉर्म में आपको देना है। तो ये आपको लगता इजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। डीमेट। नेक्स्ट है रीमेट। मीन्स आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स रखे हैं उसको आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। ऑन रिक्वेस्टिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी ऑन डीमेट आर एलोकेटेड इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन विद डिस्टिंक्टिव नंबर इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक इन बुक एंट्री फ्रॉम विद द डिपॉजिटरीज। तो ये रीमेट होता है, डीमेट के बाद रीमेट। ओके, ऑल क्लियर यहां तक? आई थिंक यहां पर चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब फ्रेश स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। यहां तक अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि चैप्टर 3 आपको नहीं समझ में आएगा। और प्लीज, जो चीजें हमने चैप्टर 2 तक पढ़ ली है, स्टडी कर लिया है प्रॉपर हमने, उसको रिविज, उसको आप ऐसा मौका मत लाइएगा कि सर वो क्या चीज है। जो चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा है, अब चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है, ये इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें कवर होंगी। तो प्लीज आप थोड़ा सिंसियर होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, या आपको न्यूमेरिकल्स हेल्प सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो